हाँ जी, ओके। तो आज बिजनेस स्टडीज की ये सेकंड क्लास है। अभी फास्ट ट्रैक बैच अभी जो हमने स्टार्ट करा है, क्लास 1 हमने पढ़ लिया था। जिन लोगों ने क्लास 1 का वीडियो नहीं देखा है, वो एक बार क्लास 1 का वीडियो देख लें। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ फास्ट ट्रैक बैच, उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूँ एमपी बोर्ड में, जो इस बार पेपर में आने हैं। मैं इसमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ जो 100% एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको परीक्षा बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ, परीक्षा बोर्ड जो एमपी बोर्ड के लिए आती है। अभी मैं इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं सारे चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी अभी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं चीजें तो हिंदी में ही समझा रहा हूँ, बस इंग्लिश में रीड करूंगा उनको, राइट। तो ये क्लास सेकंड है। आप लोग अगर फर्स्ट क्लास नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर जाके उसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो आज वाली क्लास में सारे 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ऑडियो में म्यूट कर रहा हूँ जिससे किसी को डिस्टरबेंस ना हो। किसी को कोई डाउट हो तो क्लास के आखिरी में या फिर बीच में ही चैट ऑप्शन ऑन है, आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या फिर कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है आपस में सामंजस्य बनाना, समन्वय बनाना। हिंदी में शायद इसको समन्वय ही कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में आप कोऑर्डिनेट कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनकी बात ऊपर तक पहुंचाना और ऊपर की बात नीचे तक पहुंचाना, या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेट का काम कौन करते हैं? तो उनको कोऑर्डिनेटर कहते हैं। ओके, तो इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। Without coordination, none of business service in market. We need coordination in all kinds of activities. The success of any team depends upon the coordination of its activities. मतलब कि भैया जब एक ऑफिसर की बात दूसरे ऑफिसर को बताई नहीं जाएगी तो कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं होगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन से पॉइंट? आपको 4 पॉइंट लर्न करने हैं, एनी 4 पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर या 4 नंबर दोनों जगहों पर आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आए तो आप क्या करेंगे? पहले ये ऊपर डिटेल लिख दीजिए और 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन के बाद फर्स्ट पॉइंट है फॉर यूनिटी। मतलब कोऑर्डिनेशन क्यों बनाया जाता है? यूनिटी के लिए बनाया जाता है। यूनिटी कैसे? यूनिटी मतलब क्या होता है? एकता हिंदी में कहते हैं। तो बाय कोऑर्डिनेशन इट मेक्स यूनिटी इन ऑल शेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्ट्रक्चर हैं उनके बीच में वो यूनिटी बनाने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। फिर डेवलपमेंट। बाय कोऑर्डिनेशन आवर ऑर्गेनाइजेशन गेट सक्सेस इन फील्ड ऑफ डेवलपमेंट। Proper development of organization is possible only by coordinating among the various factors of production. Among the various factors of production मतलब हमारे मैनेजमेंट के जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उन सब के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो उससे हमारे फर्म या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो भी एक्टिविटीज हैं वो सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलेंगी। इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। फिर टू बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा बाय कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, चलिए अगला एक क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एक्सप्लेन। मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मानता हूं और मेरे हिसाब से ये पेपर में नहीं आएगा, तो आप इसको नहीं पढ़िए, ठीक है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में बिल्कुल 100% आ सकता है कि कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन लिखिए, राइट। चलिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, क्योंकि इस बार 5 नंबर के क्वेश्चन आने नहीं है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और सुनिए ध्यान से सभी लोग। पहले चैप्टर से 100% 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन तो 100% आना है, इसलिए प्लीज इसको सीरियसली पढ़िएगा। ओके, और क्योंकि ये आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, तो बिल्कुल पढ़िएगा।
लॉन्ग का पहला क्वेश्चन तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब सुनिए, मैं जिसको कटवा रहा हूँ उसको आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पूरा भरोसा करके चलिए। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपका नुकसान हो। मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा 100% उसी क्वेश्चनों में से आएगा। मुझे नहीं पता, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है। मैं उस एक्सपीरियंस के बेस्ड पर ही आपको बता रहा हूँ। मुझे जो फील होता है कि ये नहीं आएगा, वो नहीं आता है। ओके, तो आपको इतना तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, एक्सप्लेन। ये पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये समझ में भी आ जाएगा आपको, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, समझाइए। 4 नंबर में अगर आया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं दिए हैं तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। अब ये 4 डिटेल्ड लिख सकते हैं आप। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, क्योंकि कई सारे प्रोफेशन हैं। द अगेन टू प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? टू अटेन द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, पर्सन वर्क एज अ मैनेजर इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एज इंडियन IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, Indian Council for Scientific Management. Before drawing any conclusion, it is necessary to know the characters of a profession. मतलब प्रोफेशन कहते किसे हैं, पहले वो समझ लें, फिर हम समझेंगे कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है कि भाई पहले प्रोफेशन क्या होता है वो समझिए, तो वो यहाँ पर समझेंगे। प्रोफेशन का मतलब होता है इट मस्ट बी एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। भाई मैं कुछ वहां पर साइंटिफिक तरीके होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ टेक्निक होती हैं, उनको सीखा जाता है। फिर कंटिन्यूअस एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज, हमेशा लगातार नॉलेज लेते रहना। फिर इंटर्स इनटू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड बाय स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश्ड बाय एन एसोसिएशन ऑफ द प्रोफेशन। मतलब भाई हर कोई मैनेजर नहीं बन सकता है। अगर आपको किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर पोस्ट बनना है तो आपको MBA की डिग्री लेना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनल जो कोर्सेस होते हैं उनकी डिग्री लेना पड़ेगा, तभी आप मैनेजर बनेंगे। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री लेना पड़ेगा, तभी आप बड़ी हाई लेवल की पोस्ट पर जा सकते हैं। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द मेंबर ऑफ द प्रोफेशन। फिर प्रेजेंस ऑफ ethical standard to guide the activities of the member of the profession. ethical standard मतलब हर प्रोफेशन की एथिक्स होती हैं। जैसे CA एथिक्स एक्ट है, ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरी के भी एथिक्स होते हैं, ऐसे ही MBA के भी एथिक्स होते हैं। तो भाई एथिक्स मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन, तो आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। स्पिरिट ऑफ सर्विस टू द सोसाइटी शुड रिसीव प्रायोरिटी ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन फ्रॉम द अबव कैरेक्टर। मतलब ये कैरेक्टर्स हो गए मेन। ओके, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर एक बार फिर से समझिए कि हम कैसे लिखेंगे, कैसे इसको लिखना है। तो भाई सबसे पहले तो आपको प्रोफेशन के कैरेक्टर लिख देना है कि प्रोफेशन क्या होता है। जब आपने यहाँ पर समझा दिया ये जो 4-5 पॉइंट है कि व्हाट इज प्रोफेशन, तो मैनेजमेंट के अंदर ये सारी क्वालिटीज अवेलेबल हैं, इसीलिए मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन कह सकते हैं। ओके, तो ये 4-5 पॉइंट आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप इसके आंसर लिख सकते हैं। सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा, 100% आएगा। 2013 में भी आया था, 14 में भी आया था, 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी, 18 में भी, सब आता ही आता है। ये गोल्डन क्वेश्चन है MP बोर्ड के लिए, फेवरेट क्वेश्चन है। इसके अलग अलग तरीके हैं। पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन द नीड ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया, या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट करके पूछा जाएगा। तो भाई इंडिया में मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है, अब आप 4 पॉइंट में लिखिए। तो पहला है फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड मतलब फास्ट, तेज, और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कई जगहों पर इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली थ्रू एफिशिएंट मैनेजमेंट। मतलब भाई आप आजकल हर जगहों पर इंडस्ट्रीज लग रही हैं। जैसे मध्य प्रदेश में पहले बहुत इंडस्ट्रीज नहीं थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश के अंदर भी कई इंडस्ट्रियल एरिया बन रहे हैं। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसके लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। फॉर रूरल डेवलपमेंट, रूरल मतलब जो रिमोट एरियाज होते हैं, शहरों के बाहर के एरिया होते हैं, उनको रूरल एरिया बोलते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल व्हेन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग रूरल डेवलपमेंट आर
probably implemented through efficient management। मतलब सरकार जो नियम कानून बनाती है उनको रूरल एरियाज में किस अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो एक अच्छे मैनेजमेंट के थ्रू ही हो सकता है। फिर क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉब की अपॉर्चुनिटीज बनाना भाई। मोर जॉब कैन बी क्रिएटेड इफ मोर इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश। ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी तो ज्यादा नौकरियां होंगी। अब ज्यादा इंडस्ट्रीज क्यों कैसे होगी? जब भाई मैनेजर अच्छा होगा, हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा, तभी ना इंडस्ट्री बढ़ेगी। फिर फॉर सक्सेस ऑफ 5 इयर्स प्लान, आपने 5 इयर्स प्लान पढ़ा होगा, 9th 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने इसको, 11th में भी पढ़ा होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है और ऑर्गेनाइजेशन भी अपने 5 ईयर प्लान बनाते हैं कि आने वाले 5 सालों में हमको क्या करना है। तो ये जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो बहुत जरूरी हैं डेवलपमेंट प्रोसेस करने के लिए। दिस प्लान कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड मेड सक्सेसफुली बाय कैपेबल मैनेजर्स ओनली। अगर आपका मैनेजर अच्छा होगा तभी आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे फिर एक और है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। भाई आप सॉरी, कंट्री का फुल डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको मैनेजर तो रखने ही पड़ेंगे, अच्छे मैनेजर रखने पड़ेंगे। मैं इस क्वेश्चन को 100% वाली कैटेगरी में रख रहा हूँ, पेपर में आने वाली कैटेगरी में। और अगर ये सेम क्वेश्चन आ जाए तो आपको चौंकना नहीं है भाई, आएगा ही आएगा, मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है ना? चलिए, अब अभी हमने इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, मैनेजमेंट की बहुत तारीफ कर ली, अब जरा बुराई कर लेते हैं। किसी भी टॉपिक की लिमिटेशंस लिखना मतलब होता है उस टॉपिक की बुराई करना। हिंदी में इसको कहते हैं मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध होता है। तो प्रबंध की सीमाएं लिखिए। सीमाएं मतलब हर चीज की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बुराइयां होती हैं, तो वही हमें लिखना है। पहली बुराई क्या है कि भाई टेम्परेरी, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी अप्लाइड परमानेंटली फॉर ऑल सिचुएशन। तो ये चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते रहते हैं, तो ये टेम्परेरी नेचर के होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। मान लीजिए मैं आपके स्कूल का प्रिंसिपल बन गया और मैंने वहां एक रूल बना दिया कि भाई सभी स्टूडेंट को सुबह 8:30 बजे क्लास मतलब स्कूल गेट के अंदर आ जाना है, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने ये रूल बना दिया, लेकिन अब मान लीजिए अब सभी टीचरों के लिए भी रूल बना दिया, लेकिन अब भाई मैं खुद ही 2 4 दिन लेट हुआ तो मुझे रूल तोड़ना पड़ा, या कुछ अच्छे मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट लेट हुए तो मैं उनके लिए बोलूंगा चलो यार गेट खोल दो, आने दो। तो मैंने उस सिचुएशन को चेंज कर दिया। तो मैनेजमेंट में ना, क्योंकि ह्यूमन मेड होता है, इंसानों के द्वारा चलाया जाता है, तो कई बार ये चेंज होता है। अब जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिस का टाइम कई जगह पे 10 बजे रहता है, कई जगह पे 10:30 रहता है। लेकिन भाई एम्प्लॉय तो कई जगह पे 11 बजे ही आते हैं, बहुत सारे 11 बजे बैठ के काम शुरू करते हैं वो। तो इट कैन नॉट बी परमानेंट, ये टेम्परेरी रहता है। दूसरा, रिलाई ऑन ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट हमेशा ह्यूमन बिहेवियर पर रिलाई करता है, डिपेंड रहता है। तो अगर वो इंसान बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे कहते हैं कि अरे नया कलेक्टर आया बहुत स्ट्रिक्ट है, अरे भैया स्ट्रिक्ट क्या, नियम कानून का पालन करवा रहा है वो। तो कई मैनेजर नियम कानून का अच्छे से पालन करवाते हैं, तो और कई लोग बोलते हैं चलने दो क्या करें हम। ठीक है, तो वही है, कई लोग फिर अपने डिसीजन पर आते हैं। ओके, तो आप लोग देखते होंगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सरकार को मालूम है कि गलत हो रहा है फिर भी चलने देते हैं वो। तो कई बार ह्यूमन बिहेवियर के कारण भी मैनेजमेंट अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता है। नॉट फुल्ली यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में, राइट? So these principles of management are universally accepted but is affected as per countries time and other reason। अब कैसे कंट्रीज टाइम एंड अदर रीजन मतलब, भाई मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ वर्क डिवीजन है। वर्क डिवीजन मतलब काम को बांटने का प्रिंसिपल है कि सभी इंसानों को उसके काम करने की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम दो। लेकिन अब इंडिया में बात करते हैं, मान लीजिए मैंने एक अपना एक इंडस्ट्री ओपन करा रिमोट एरिया में, मतलब विलेज गांव के अंदर। अब वहां पर मैं प्रिंसिपल ऑफ वर्क डिवीजन कैसे अप्लाई करूं? भाई किसी को काम ही नहीं आता है तो फिर सबको काम देना पड़ेगा ना। तो वहां पर वो प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकता मैं, कुछ प्रॉब्लम है। तो यही है नॉट फुली यूनिवर्सल, मतलब ये प्रिंसिपल पूरी दुनिया में एक जैसे अप्लाई नहीं हो सकते हैं।
फिर ये प्रिंसिपल ना डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर भी डिपेंड करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है तो ये डिफरेंट नेचर में लागू होगा, अगर छोटा साइज है तो अलग वहां का वर्किंग सिस्टम होगा। जैसे मान लीजिए रूल बन गया कि जितने भी वर्कर्स हैं उनका 10% सैलरी का अमाउंट जो है वो प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर किया जाएगा, ऐसा रूल बन गया। लेकिन अब पता चला ऑर्गेनाइजेशन में 20 एम्प्लॉइज ही काम करते हैं, वो लोग कहते हैं भैया हमें नहीं कटवाना अपने पैसे, नहीं तो हम नौकरी छोड़ देंगे। तो फिर हमें उन फिर वो रूल बदलने पड़ेंगे, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल कई बार छोटे ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बदलना पड़ता है। ओके, तो ये भी एक रीजन है। 4 पॉइंट पढ़ने हैं आपको, आई होप शुरू के 4 पॉइंट ही पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी मैं 100% वाली कैटेगरी में रखूंगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, बहुत गोल्डन क्वेश्चन है, सुनिए, जो 100% बोल रहा हूँ वो आना ही है। अगला क्वेश्चन 2020 में नहीं आया था तो 2021 में जरूर आएगा। राइट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको कल वाली क्लास में, पिछली क्लास में पढ़ाया था, दो फंक्शन होते हैं, मतलब मैनेजमेंट के कार्य क्या है। इस क्वेश्चन का हिंदी मतलब हुआ प्रबंध के कार्य क्या हैं। तो फिर मैंने इसका आंसर भी आपको बताया था कि भैया बिजनेस स्टडीज में 12वीं क्लास में आपके जो जितने भी चैप्टरों के नाम है ना वही लिख देना, यही इसका आंसर है। मतलब कौन कौन से चैप्टर है हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, सारे नाम लिख दो, आंसर। 4 नंबर फ्री के हैं, ध्यान से सुनिए। हालांकि ये सही तरीका नहीं है मेरा पढ़ाने का, इसको समझाने का, लेकिन भाई अभी मैं बता रहा हूँ पॉइंट कैसे लर्न करने हैं। चारों चैप्टर के नाम लिख दो, आंसर। तो मैनेजमेंट के अब काम कौन कौन से हैं वही तो हमें पढ़ना है पूरा 12वीं क्लास में। पहला काम होता है प्लानिंग करना। अब इसकी डिटेल आपको पता ही है कि भाई किसी भी काम को करने के पहले अगर हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए और वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी होती है टारगेट को प्राप्त करने के लिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाना, हमने खूब प्लानिंग कर ली, फिर हमें अब टीम चाहिए ना काम करने के लिए, कई सारे मैन पावर चाहिए ना काम करने के लिए, मटेरियल चाहिए ना काम करने के लिए। तो हम कई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक स्टाफ बनाना, ठीक है। फिर स्टाफ से आ गया स्टाफिंग। फिर भैया हम ऑर्गेनाइजेशन तो हमने डेवलप कर लिया कि हमारी एक कंपनी है, उसमें एक सीईओ है, 5 मैनेजर हैं, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, फिर सुपरवाइजर हैं और ये एम्प्लॉइज हैं। अब भाई ये तो बना लिया, इसके बाद हमें लोगों को नौकरी पे रखना पड़ेगा ना, तो स्टाफिंग। ओके, स्टाफिंग मतलब जो वर्कर्स काम करते हैं, रिक्रूटमेंट, उनको भरना, जॉब देना। तो फिर प्रॉपरली क्वालिफाइड एंड मैनुअली विल एडजस्ट टू द सिचुएशन, मतलब भाई हमें किस किस टाइप के लोगों को नौकरी देना है, जो हमारा काम है। मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल है तो भाई वहां पे मेडिकल फील्ड वालों को ही नौकरी मिलेगी, ठीक है। एक पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल पंप पे वर्कर्स को काम देंगे, वहां पे कोई सीए या डॉक्टर तो नौकरी करने जाएगा नहीं पेट्रोल पंप पे, राइट। तो किस स्टाफ में, किस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से स्टाफिंग करना, उसके बाद उनको डायरेक्शन देना काम करने के लिए, फिर उनको मोटिवेट करते रहना कि भाई काम करते रहो, पैसे जरूर मिलेंगे, फिर उनको कंट्रोल करना, फिर कोऑर्डिनेशन, ये सब चैप्टरों के नाम हैं। ये प्राइमरी फंक्शन होता है। आप याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और अगर किसी स्टूडेंट को पॉइंट याद है तो 3 सेकंड के अंदर पॉइंट लिख करके भेजिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी। मुझे खुद याद है, अरे मैंने 3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले ही तो पढ़ाया था आपको। आप लोग नहीं भेज रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप नहीं भेजेंगे तो आप ही का नुकसान होना है। भेज दिया है, देखते हैं। सबसे पहला आंसर देवांश ने दिया है, वेरी गुड, कम्युनिकेशन, वेरी गुड। हिमांशु ने भी दिया है, दैट्स ग्रेट, ठीक है। और भी ऐसी पॉइंट्स हैं भाई, वो सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। मतलब इसके अलावा इनोवेशन, वेरी गुड हिमांशु। इसके अलावा कौन से काम हैं प्रबंध के, तो ये प्रमुख काम होते हैं। जैसे एक टीचर का डिसीजन मेकिंग, वेरी गुड पर्व, अमन, हाँ जी शिवा, वेरी गुड, सबसे सही आपने लिखा है। ओके सुनिए, सही है, ओके ओके ओके। लिसन,
तो आप, मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे एक टीचर का मेन काम पढ़ाना होता है, लेकिन सेकेंडरी काम क्या है टीचर का? कॉपी चेक करना, अटेंडेंस लेना, बच्चों को मोटिवेट करते रहना पढ़ने के लिए, तो ये उसके सेकेंडरी वर्क है, राइट? बट मेन काम क्या है? टीचिंग। ऐसे ही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है मैं इसको पढ़ूंगा ही नहीं, पता नहीं क्या लिखा है, फालतू का है। मैं फालतू नहीं बोलूंगा, मतलब आप मत पढ़िएगा, पेपर में नहीं आएगा। सुनिए, मैनेजमेंट वाला, वो भी 100% कैटेगरी में क्वेश्चन था। ये भी गोल्डन क्वेश्चन है एमपी बोर्ड के लिए। मैं जब कक्षा 12वीं का पेपर देने गया था तो ये वाला क्वेश्चन आया था। हिंदी में इसको कहते हैं प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, समझाइए। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज एन आर्ट, एक्सप्लेन। अब इस क्वेश्चन को मैं बिना पढ़े समझाऊंगा, मतलब मैं ये यहाँ जो भी लिखा है ना, कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं बस समझाऊंगा। ये चौथा कंटिन्यू या पांचवा गोल्डन क्वेश्चन है, 100% वाले क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा फंक्शन देवांश पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट है? सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई रैंकिंग नहीं हो सकती है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, भाई सारे इंपॉर्टेंट है वो, राइट। आइए, तो ये 100% आने वाले क्वेश्चन है मैं जो पढ़ा रहा हूं, और सुनिए, मैं जिन क्वेश्चनों को 100% बोल रहा हूं ना, डोंट इग्नोर दिस। मेरे एक स्टूडेंट हैं, वो पेपर के बाद एक बार आए, पेपर देने के बाद मैंने उन बढ़िया सारे क्वेश्चन दिए थे, आकर मिलाया और वहां पर लिखा 75 आउट ऑफ 75, मतलब भाई 75 नंबर के पूरे पेपर उसी से आए थे, ठीक है। मुझे वो सीन आज भी याद है। और सुनिए, वो बच्चा पेपर दे के आया, उसके पहले मुझे मालूम था कि पूरे क्वेश्चन आने हैं, ठीक है ना। तो 4 पॉइंट ही लिखिए ना हिमांशु, 5 नहीं लिखना है, 4 ही लिखिएगा। मुझे आज भी मालूम है कि आप जब बिजनेस स्टडीज का पेपर देकर आएंगे, पेपर के बाद आप मुझे क्या मैसेज करेंगे, मुझे मालूम है। आप लिखेंगे कि सर सारे क्वेश्चन वही आए हैं जो आपने पढ़ाए थे, मुझे मालूम है यही होना है, गॉट इट। अभी इस साल तक तो यही होना है, अगले साल देखा जाएगा, क्योंकि फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ सकती है, कुछ बदल सकता है। इसलिए मैं जिन क्वेश्चनों को बोल रहा हूँ, डोंट इग्नोर, इनको इग्नोर मत करिएगा। चलिए आइए, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, समझाइए। भाई पहले ना हम साइंस को समझते हैं, फिर आर्ट को समझते हैं, फिर कैसे मैनेजमेंट दोनों है समझते हैं। मुझे तो साइंस आती नहीं है वैसे, मतलब पता नहीं क्या है, लेकिन अब पढ़ लेते हैं। भाई साइंस का मतलब होता है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब एक सिस्टमाइज तरीके से काम करना, पुटिंग टू स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी, हर चीज को स्टडी करना, and certain facts and explain a phenomena. Science has the following characters. पहला, कि उसका एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल होता है साइंस का, जैसे मुझे नहीं पता कौन से प्रिंसिपल होंगे। अरे भाई जैसे H2O फॉर्मूला होता है तो हर दुनिया में हर जगह वही होगा, और भी कई प्रिंसिपल्स होंगे, मुझे बिल्कुल नहीं आता साइंस। उसके बाद भाई उनकी साइंटिफिक इंक्वायरी होती है, उनके प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स होते हैं साइंस में, और वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे भाई अब आपने देखा ना, मून पर गए वो, हमारा मंगलयान गया, तो अगर साइंस एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं करता तो वो कैसे जाता, राइट। तो उनको मालूम है कि वो इस प्रिंसिपल पे जाएगा सीधा, तो साइंस का फिक्स प्रिंसिपल होता है। अब मैनेजमेंट कैसे साइंस है वो समझिए। जिस तरीके से साइंस के अपने फिक्स प्रिंसिपल्स होते हैं और प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट आते हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल्स होते हैं और प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स आते हैं। हाँ जी, तो 1 मिनट के लिए कॉल आ गया था, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, हाँ जी, मैं क्वेश्चंस और कम करूंगा शिवा। तो आप भी समझ गए होंगे कि भाई हाउ द मैनेजमेंट इज साइंस। जैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं, उस पर फिर रिजल्ट आता है, ऐसे मैनेजमेंट में भी होता है, गॉट इट। तो ये पढ़ लीजिएगा, खुद से रीड करना है आपको, एक एक वर्ड ये आपको खुद पढ़ना है। मैंने अब आर्ट क्या होता है, तो आर्ट मतलब दूसरों से काम कराने को आर्ट कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज,
and personal skills to achieve the desired result. The application of knowledge is art. The main character of art are practical knowledge, personal skills, concentrate result, constructive objects. तो ये आर्ट के सारी चीजें हैं और मैनेजमेंट में भी यही होता है भाई। मैनेजमेंट में क्या होता है? दूसरों से काम करवाना। मैनेजर खुद काम थोड़ी ना करता है। देवांश, आई ऑलरेडी हैव रिटन दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैनेजमेंट खुद तो काम करता नहीं है, वो दूसरों से काम करवाता है ना, क्योंकि उसके अंदर वो स्किल्स होती हैं। आप थोड़ी ना काम करवा पाएंगे किसी दूसरे से। तो दूसरों से काम कैसे लिया जाता है वो मैनेजमेंट सिखाता है हमें। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट आर्ट होता है, क्योंकि आर्ट का मतलब स्पेसिफिक नॉलेज। तो मैनेजर भी स्पेसिफिक नॉलेज वाले पर्सन होते हैं। गॉट इट? इनको पढ़िएगा। मैंने पहले ही बताया है कि ये क्वेश्चन भी 100% वाली कैटेगरी में है। सॉरी, ये क्वेश्चन भी 100% वाली कैटेगरी में है। और आज की क्लास की लिमिट 40 मिनट की ही है। मैसेज आ गया है, अगले 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। गॉट इट? कितने क्वेश्चन बचे हैं? ज्यादा नहीं है। ओके, तो 10 मिनट में चैप्टर भी खत्म, ये भी खत्म। आज हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे। आफ्टर दिस क्लास आई विल सेंड यू लिंक एट 1 o'clock अराउंड। आप लोग भी ब्रेक ले लीजिएगा। चलिए, डिफ्रेंशिएट अमंग मैनेजमेंट। सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। एमपी बोर्ड का ऐसा कोई पेपर जब 5 और 6 नंबर। हाँ जी, ध्यान से सुनिए। अगला जो क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट अमंग मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रबंध, प्रशासन और संगठन के बीच में अंतर लिखिए। ये बहुत ही ज्यादा गोल्डन क्वेश्चन हुआ करता था। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हुआ करता था भाई। अब ना 4 नंबर में आना है, फिर भी मुझे भरोसा नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे भरोसा नहीं है एमपी बोर्ड पर। तो मुझे लगता है कि वो ये क्वेश्चन देंगे। क्यों देंगे? पहले ये 5 में आया, 6 में आया, 4 में दे देंगे। उनको क्या मतलब स्टूडेंट से? गॉट इट? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि इसको लिखने में कितनी तकलीफ होनी है 4 नंबर में भाई, तीनों का अंतर। तो ये 99% प्रोबेबिलिटी रहेगी, 100 में नहीं रखूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में आता था। क्योंकि अब ये इसमें 3-3 पॉइंट लिखने हैं, फिर भी वो पूछ सकते हैं, इसलिए इसको पढ़ना अनिवार्य है। आइए, तो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है? स्कोप, हिंदी में कहते हैं क्षेत्र। मैनेजमेंट का स्कोप वाइड मतलब बड़ा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मच वाइड होता है। और ये बोल रहा है कि इन कंपैरिजन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है। मैं सही बता रहा हूँ, बकवास करते हैं ये डिफरेंशिएट लिखते समय, लेकिन आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? पॉलिसी, पॉलिसी पढ़िए। इट इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज। मैनेजमेंट ना पॉलिसीज को लागू करता है, और एडमिनिस्ट्रेशन उसको बनाता है, प्रिपेयर करता है। और ये उसको, इट फॉर्म्स ग्रुप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि ऐसे लोगों को चयन करता है जो पॉलिसीज बनाए। मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बट मुझे तो सही में आ रहा है समझ में। भाई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, सुनिए, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, फिर आता है मैनेजमेंट। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। ऑर्गेनाइजेशन हो गया जियो, जियो के अंदर काम कौन करेगा? जियो ऑर्गेनाइजेशन हो गया ये। उसके अंदर ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन आ जाएगा? मुकेश अंबानी और उसके जो एक टीम होगी पूरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद ना मैनेजमेंट आता है। आई होप अब समझ गए होंगे। तो भाई ये पॉलिसी बनाने वाले लोगों का चयन करता है कि कौन बनाएगा, ये लोग बनाते हैं और ये लागू करता है। इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकता। इफेक्टेड बाय होम, मैनेजमेंट जो है ना ह्यूमन फोर्सेस से, इंसानों के द्वारा अफेक्टेड होता है। और ये एक्सटर्नल फोर्सेस से अफेक्टेड होता है ना। एडमिनिस्ट्रेशन पर सरकार का दबाव हो सकता है। भाई अंबानी है तो कोई बाहर का उसको कहीं का भी दबाव मिल सकता है। और ये इट हेल्पिंग एलिमेंट, सो इट अफेक्टेड बाय मैनेजमेंट। और ऑर्गेनाइजेशन ना मैनेजमेंट से ही इफेक्ट रहता है। बकवास पॉइंट है, लिखना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस।
इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? गिविंग बेसिक पॉलिसीज एंड कैपिटल टू द बिजनेस। इसका काम है भैया पैसे पैसे लेकर आओ, कैपिटल टू द बिजनेस। और इसका काम होता है कोऑर्डिनेशन अमंग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। रोल, ये सोल होता है। सोल मतलब आत्मा। लिखने वाले ने भी क्या लिखा है? सोल मतलब आत्मा। तो क्या मैनेजमेंट आत्मा है, भूत है क्या ये? अरे भैया लिख दिया ऐसा। इट इज अ ब्रेन, ये दिमाग होता है, ब्रेन। और इट इज द बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब सुनिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन किताबों में हमें ऐसे ही आंसर देना पड़ता है। तो ये आत्मा होता है, ये दिमाग होता है, ये बॉडी होती है। एक लिख दीजिएगा, फोकट के नंबर मिल जाएंगे आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओ माय गॉड, आप कहेंगे सर पहले चैप्टर में आप सही से बताइए सर, क्या ये? सुनिए, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, यही आएंगे इंपॉर्टेंट, याद रखिए। डोंट इग्नोर दीज क्वेश्चन, ये बहुत गोल्डन क्वेश्चन है। अगला वाला भी गोल्डन है। 2019 में जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा होगा वो कितने खुशनसीब रहे होंगे। खुशनसीब इन द सेंस मतलब भाई सेम क्वेश्चन आए ना, ये भी मैंने टिक करवाया ही था, मुझे मालूम है, ऊपर वाला भी टिक करवाया था, सब अब वही आते हैं। ओके, चैप्टर 1 में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हैं, बेसिक है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 100% वाली कैटेगरी में क्वेश्चन है। मैंने ये जो ये छठवां क्वेश्चन है शायद, ये 6 में अगर 2 नहीं आए ना, तो मैं क्या करूंगा पता नहीं। ठीक है, लेकिन आएंगे ना, इसलिए मुझे सोचना ही नहीं है कि मैं क्या करूंगा। चलिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना है। 2 मैंने टिक कराए, वो कर लीजिएगा। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। हिंदी में क्या कहते हैं? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है प्रबंध। मैनेजमेंट इज नॉट confined to handling and integrating human and material resources at a particular moment। अरे ये बोल रहा है कि भाई मैनेजमेंट का काम सिर्फ ह्यूमन को और मटेरियल को मेंटेन करना नहीं है। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये हमेशा चलता रहता है। इट इन्वॉल्व्स continuous handling of problems and issues। Managers are connected with constantly identifying the problems and solving them by taking appropriate action। इंटीग्रेटिंग प्रोसेस मतलब ये भी कंटिन्यू जैसा ही हो गया। यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब पूरी दुनिया में चलता रहता है। सोशल प्रोसेस मतलब एक सामाजिक प्रक्रिया है। आई एम रिकमेंडिंग दिस क्वेश्चन, प्लीज इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको भी 100% की कैटेगरी में रखना है। ये छठवा क्वेश्चन था जो 100% में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, आई विल नॉट रिकमेंड दिस टू रीड यू। ऐसा क्या मैं आपके साथ अन्याय कर रहा हूँ? मत पढ़िए इसको। चलिए भैया, वैसे भी एक बात बताऊं, प्लीज सुनिए, अगर ये आ भी गया, छोटू क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? छोटू क्वेश्चन। अरे भाई कोऑर्डिनेशन आ गया तो लिख लेना है। सॉरी, ये नहीं आएगा पेपर में, छोड़िए। प्रोफेशन का कैरेक्टर 2020 में आया था, क्या ये 21 में आ सकता है? 4 नंबर में पूछा जा सकता है। 4 मार्क्स, 100% कैटेगरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7वां जो कैटेगराइज कर रहा हूं मैं, राइट द कैरेक्टर्स ऑफ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या होता है भाई, पहले ही पढ़ चुके हैं, बट वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन का मतलब होता है, जैसे सीए प्रोफेशन है, टीचिंग इज प्रोफेशन। हर कोई नहीं पढ़ा सकता है। मेरे फ्रेंड सीए है, मैं बोलता हूँ भाई पढ़ा दे, बोलता है अरे मुझे नहीं आता समझाना, पास हो गए। पढ़ाना भी एक प्रोफेशन है, क्रिकेट खेलना भी प्रोफेशन है। ओके, तो प्रोफेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये लाइन लर्न कर लीजिएगा भाई, हर बुक में सेम लैंग्वेज है। इन प्रोफेशन टेक्निकल नॉलेज इज गेन्ड। Knowledge related to any profession can be gained only from certain special institution। भाई अकाउंटिंग सीखनी है ना तो CICAI में जाना पड़ेगा। मैनेजमेंट सीखना है तो IIM में जाना पड़ेगा। ओके, मेडिकल प्रोफेशन में जाना है तो मेडिकल प्रोफेशन में की टीम से सीखना पड़ेगा, ऐसे ही है। फिर एम टू रेंडर सर्विसेज, और प्रोफेशन का काम सर्विसेज करना होता है। रेंडर मतलब प्रोवाइड कराना। प्रोफेशन इज रिलेटेड टू वन और अनदर काउंसिल। वन और अनदर काउंसिल मतलब, काउंसिल मतलब क्या होता है? जैसे लॉयर बनेंगे ना तो एडवोकेट जो बनते हैं तो वो एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है।
फिर मेडिकल जब वाले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, सीए के लिए आईसीएआई होता है, सीए। कंपनी सेक्रेटरी के लिए आईसीएसआई होता है ना। तो ये काउंसिल है भाई, आप इनके बिना सदस्य बने कुछ नहीं कर सकते थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और इनके एग्जाम होते हैं, मैंने भी एंट्रेंस दिया सीए का, क्लियर किया है, ठीक है। अगले किसी भी क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, ये वाला भी नहीं पढ़ना है। छोटू आपका डाउट है बट अनफॉर्चुनेटली समय खत्म होने वाला है, इसलिए आप ना उसको अगले उसमें पूछ लीजिएगा। एक काम करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि इस क्लास का समय खत्म हो गया है। 2-3 चीजें बची हैं तो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट लाइव सेशन। अभी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आफ्टर 20 to 30 minutes। आई विल सेंड यू लिंक। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।